अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आईनी तरमीम के मामले पर आज नून लीग और पीपल्स पार्टी में वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान ये मुलाकात हुई, जिसमें आईनी तरमीम पर इतफाक किया गया। आईनी तरमीम पार्लियामान में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा, जबकि तारीख का तयन दोनों जमातें दीगर जमातों से मुशावरत के बाद तय करेंगी। इस मुलाकात से पहले यह इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि फौजी अदालतों और मखसूस नशस्तों के बारे में जो तरमीम है उस पर सियासी जमातों के दरमियान कोई डेडलॉक पैदा हो गया है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आईनी तरामीम पर जल्दबाजी ना करने और डेडलाइन पर डेडलाइन ना देने का मशवरा दिया था। हुक्मरान इत्तेहादी जमात के जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इस वक्त बैरून मुल्क है, उन्हें भी जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आने को अब कहा गया है। रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक JUI-FA की जानिब से ताहाल आईनी तरमीम से मुतालिक ड्राफ्ट को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आईनी तरमीम के मामले पर एक मरतबा फिर राब्ता हुआ था और जराए का यह कहना था कि दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान मुलाकात भी तय पाई। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी थी, जिसमें मुसवदा पब्लिक करने की इस्तदा की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म की आमद पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का यह कहना है कि मोहसिन नकवी फंस गए तो फिर वजीर आला अली मीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। मोहसिन नकवी को खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत पड़ी तो यहां पर आ गए। वजीर आला KP की गिरफ्तारी की कोशिश की गई, अली मीन गंडापुर उनको माफ कर दें, लेकिन हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की बाजियाबी की दरखास्त पर वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली है। अब एक जानिब जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उससे हुकूमत और PTI के दरमियान जो कशीदगी है उसमें इजाफा हो गया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मसला फ़लस्तीन पर होने वाली हुकूमती APC में भी शिरकत नहीं की थी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से PTI को तनकीद का निशाना बनाया गया। अब साथ ही साथ आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई पेशावर के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जहाँ पर जो है वो ग्रैंड जरगा हुआ है और ग्रैंड जरगे में मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी शिरकत की है। अब एक तरफ ये आईनी तरमीम वाला मामला है और दूसरी तरफ ये ग्रैंड जरगा है। इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शौकत यूसुफजई साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पेशावर में जो ग्रैंड जरगा हुआ इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नर ने भी शिरकत की और मोहसिन नकवी भी इसमें शरीक हुए, तो आपको लगता है इससे मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक पोलराइजेशन तो आपने देखी है कुछ अरसे से बहुत ज्यादा थी, स्पेशली वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के बीच में जो रिलेशन है वो तो बहुत ही इंतहा को चले गए थे। लेकिन ये खुशाइन बात है कि यहाँ पे जो अमन अमान की सूरत हाल है या जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको रोकने के लिए अली मीन गंडापुर साहब ने मुख्तलिफ जमातों से रब्ते किए, हुकूमत के साथ रब्ते किए और उनको दावत दी और उनकी दावत के ऊपर ये सारे आ गए। और ये जो बिल्कुल गवर्नर हाउस है वहां से भी आप देखें रोज गोले बरसाए जाते थे, लेकिन आज वो लेफ्ट राइट बैठे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन देखें, ये अब सियासी हिकमत अमली है या जो भी है, लेकिन इस वक्त सूबे को जरूरत है अमन की। और जो PTM है, PTM के साथ जो जिस तरीके से ये निमटने की कोशिश कर रही थी वफाकी हुकूमत, तो शायद उसमें थोड़ा सा वक्फा आ जाए। और मेरा ज़ाती राय है कि एक अच्छे अंदाज से, एक अच्छे तरीके से थ्रू डायलॉग जो है ना इस मसले को हल करने की जरूरत है, बजाय इसके कि ताकत के इस्तेमाल के जो इनको वो पड़ गई आदत, ये ताकत के इस्तेमाल जो इनको वफाकी हुकूमत को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मामला सुधरेंगे। और जी, लेकिन ये जो PTM वाला मामला है इस पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों एक पेज के ऊपर हैं, दोनों का मौक़िफ़ यकसा है, उसमें तो कोई इबहाम नहीं है।
नहीं नहीं, इबहम की बात नहीं है। इस बात पे हम एक है कि अमन अमान की सूरत हाल के लिए जो भी इकदाम उठाने पड़े वो मिलकर उठाएंगे। हाँ लेकिन जो असल चीज है कि जो पीटीएम का इशू है, पीटीएम का इशू हाँ ये अभी एक दो दिन 3 दिन से इसने सर उठाया है। या तो अगर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगानी है, जो भी लगाना है, जो भी करना है, तो वो कानून आइन इस सब के दायरे में रह के उस सारी चीजों को देख के करे तो बिल्कुल करे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एकदम पाबंदी लगाई, फिर जो इस तरह से डिस्पर्स करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, उससे हालात खराब होने की तरफ है। लेकिन ये क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को जरूर दूंगा कि उन्होंने, और पीटीआई को, कि उन्होंने इस हालात को देख के और एक अच्छा डिसीजन लिया, सबको बुलाया। आज हर जुमात, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, एनपी थी, जुमात इस्लामी, जे, ये सारे मिल बैठ के इन्होंने एक तजवीजें दी, हर बंदे ने अपनी तजवीज दी, हर पार्टी ने, और उन तजावीज की रोशनी में अली अमीन गंडापुर को इख्तियार दिया गया है कि वो अफवाह तफहीम के साथ इसका कोई रास्ता निकाले। तो अब डिपेंड करता है कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है। ये अब हालात के ऊपर मुनहसर है और जो पीटीएम की लीडरशिप है उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन शौकत यूसुफ ज़िया, इसमें बताइएगा, जो पार्टी है, क्या पार्टी के अपने अंदर मुकम्मल इस बात पर जो है वो इत्तेफाक है कि इस पर आगे किस तरह से बढ़ना है? क्योंकि वफाकी हुकूमत पाबंदी का मामला तो आपने उनके साथ जोड़ दिया, लेकिन जो बैरिस्टर सैफ के बयान थे और फिर उसके बाद कुछ आपके अपने लोगों के बयान आए, उनमें तजाद देखा गया। तो पार्टी के अंदर सारे इस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर हैं कि किस तरह से जो है वो डील कर रहे हैं पीटीएम से? थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ हमारे लीडर्स, बड़े लीडर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो सेकंड टीयर्स के लोग हैं या थर्ड टीयर्स के लोग हैं, वो जाहिर है वो ये समझते हैं कि ये ज्यादती हुई है और इस तरह नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो फायरिंग के दौरान जो लोग जख्मी हुए हैं, जो चल बसे, उनके हवाले से ये उनके अपनी कंसर्न हो सकती है। लेकिन जो हुकूमती तर्जुमान है हमारे, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है और उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो बैन लगाई है तो वो शायद उसको सपोर्ट किया उन्होंने। तो थोड़ा सा है, लेकिन ये कि पार्टी ने भी अली अमीन गंडापुर को इख्तियार दिया है। तो अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह रास्ता निकाले उसका। एक तो अमन की भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है, और वफाकी हुकूमत को भी जरूरत है, क्योंकि पीटीएम के लोग जो है, फॉलोअर जो है, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, कराची में भी है। और आप देखें कि यही वजह थी कि स्पेशल टास्क दिया गया गवर्नर को कि वो इस मीटिंग में शरीक हो जाए। तो क्योंकि कल ये इशू कराची में भी उठ सकता है, फिर लाहौर में भी बहुत सारे लोग हैं, वहां पे भी पीटीएम की सपोर्ट है। तो ये इसको मैनेज करने के लिए सारे स्टेक होल्डर जितने भी थे, उन सब ने बैठ के अपनी अपनी तजावीज दी है और उस तजावीज की रोशनी में फैसले होंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो इस वक्त टेंशन क्रिएट हुई है, वो टेंशन जो है वो रिलीज हो जाए। अच्छा, और वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं, पार्टी के अंदर ये कहा जाता रहा कि जो उनका इस्लामाबाद आने का मामला था और एहतजाज का मामला था, उस पर पार्टी के अंदर भी उनको तनकीद का जो है वो सामना करना पड़ा। लोग अपने आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो कुछ रहनुमा हैं, वो उससे खुश नहीं हैं। तो अब सब मुतमईन है। अली अमीन गंडापुर ने उसके बाद आकर सबको तसल्ली दे दी है कि वो कहां पर थे और क्यों जो है वो इस तरह से एहतजाज खत्म किया। देखिए, अली अमीन गंडापुर को मेरे ख्याल से अगर कोई तनकीद का निशाना बनाया है तो वो कुछ वर्करों ने बनाया है, कुछ लीडरशिप ने। लीडरशिप की तरफ से तो कोई ऐसा इतना सामने खुलकर चीजें नहीं आई है, लेकिन वो असल में उनको इस बात की समझ नहीं है कि अली अमीन गंडापुर ने कितनी मशक्कत उठाई है, कितनी तकलीफ उठाई है कि पूरे 2 दिन और 1 रात, क्योंकि ये सारे लोग थे यहाँ से, उनको लीड करना, क्योंकि और तो कोई लोग थे नहीं, कि जितने एमएनए सेनेटर्स है उनको पाबंद किया गया था कि वो इस जुलूस में शरीक ना हो इमरान खान की तरफ से, क्योंकि आईनी तरामीम हो रही थी ना, कि किसी को अगवा कर ले या किसी। तो उस बुनियाद के ऊपर सिर्फ अली अमीन गंडापुर था और उसके साथ वर्कर थे, और शेलिंग का भी सामना किया और जगह जगह कंटेनर्स खड़े किए थे, उसको हटाने का भी काम किया।
और उस तो जो उनको कहा गया था कि आप डी चौक आकर दिखाएं, तो मेरे ख्याल से डी चौक वो पहुंच गए हैं। अब उनको जाके लड़ना तो नहीं था, ये गलतफहमी है या फिर ये कि अच्छा। उनको मायूसी हो रही है वफाकी लोगों को कि यहाँ आके खूनरेजी क्यों नहीं हो सकी, वरना अली अमीन ने तो सही काम किया है। अच्छा। उन्होंने कहा जी हम आएंगे एहतजाज करने, आए एहतजाज किया और चले गए। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस हुई है और इसको गलत तरीके से पोर्ट्रेट लेकिन किया। बात हो गई, लेकिन भाई असल इशू ये है कि वो आए, लेकिन वो किस तरह से आए और फिर यहाँ से गए किस तरह से, वो मेन इशू। आज तो उमर अयूब ने कहा कि मोहसिन नकवी उनके पैर पकड़ रहे थे, तो पहले अगवा की बात हुई और पहले कहा गया कि उनको जो है वो हिरासत पे ले लिया गया है या उनको अगवा किया गया है, और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही जो है वो अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि वो तो मोहसिन नकवी ने उनके पैर पकड़े हुए थे। तो ये कोई क्लैरिफाई कोई कर दें कि क्या सिचुएशन जो है वो थी वहां पर, क्या बात हुई? देखें, पहली बात तो ये कि हमारे और उनके बीच में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है कि हम आइंदा एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है कल से हम शुरू हो जाए। तो जो चीज जहां पे रुकी थी वो तो जारी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है आईन कानून की बालादस्ती, और तो वो उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारी आईनी आज़ादी है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, तो वो चीजें तो जारी रहेगी। लेकिन मैं यहाँ तो सिर्फ ये था कि एक अहम इशू था और इस इशू के ऊपर लग ये रहा था कि अलग अलग अगर खेलेंगे तो नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि सारी जमातों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है और इख्तियार अली अमीन गंडापुर को दे दिया। तो ये भी बात है। दूसरा ये भी अच्छी बात है कि वो दोनों लोग जो बड़े एक्सट्रीम पे चले गए थे, गवर्नर और मोहसिन नकवी साहब, और वो क्या क्या कहते रहे अली अमीन गंडापुर के बारे में, लेकिन आज देखो कि लेफ्ट राइट बैठे थे, अच्छा लगा और शायद उनको भी एहसास हुआ होगा कि जो हम कहते रहे हैं इस तरह नहीं है, सियासी जदोजहद होती है। तो आज ये जो मुलाकात हुई है गवर्नर की और वजीर दाखिला की और अली अमीन गंडापुर की, तो ये खुशगवार माहौल में हुई है इनकी मुलाकात? देखिए, चूंकि होस्ट वजीर आला थे तो उन्होंने खुले दिल से सबको खुशामदीद कहा है और खुले दिल से सबके साथ मिले हैं। वो चीज नजर नहीं आई जो माजी में देखते रहे हैं और एक दूसरे के साथ कि वो गवर्नर से मिलना नहीं चाहता था या इस तरह। चूंकि खुद होस्ट थे और इनकी तरफ से इनविटेशन थी तो इन्होंने हर एक को वेलकम किया आज। तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक है, हो सकता है इसके भी अच्छे असरात हमें सामने नजर आ जाए, लेकिन ये कि पार्टी पॉलिसी चेंज नहीं होगी। ये नहीं कि मतलब ये कि आज एक इशू के ऊपर हम सारे इकट्ठे हो गए और हम अपनी पॉलिसी बदल देंगे। नो, पॉलिसी वही रहेगी तहरीक इंसाफ की, जो है वो कोई बदल नहीं सकता है। ऑलराइट, ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले मरहले में आज 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना था कि अवाम को सालाना 60 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। दीगर IPP से मुआहदों पर भी बतदरीज नजरसानी करके बिजली के टैरिफ में कमी की जाएगी। उनका यह कहना था कि बिजली के फी यूनिट नर्ख में खातिर खा कमी होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पाकिस्तान में बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट कम होनी चाहिए। 8 से 10 माह तक बिजली की कीमत को 10 रुपए कम करने के लिए जो है वो काम करेंगे। इसके अलावा रोजनामा जंग के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म के मुतवक्के दौरे पाकिस्तान में जो डेब्ट प्रोफाइलिंग है उसके MOU पर भी दस्तखत होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक दौरे में CPEC के तहत बिजली के मंसूबों के 15 अरब 40 करोड़ डॉलर्स कर्ज की रीप्रोफाइलिंग का भी इम्कान है। अब साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से मईशत में बेहतरी के अब दावे तो हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कहा कि महंगाई 32% से 6.7% पर आ चुकी है, जबकि वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का यह कहना था कि मुआशी मुहाज पर हम बहुत बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। सऊदी अरब का
एक 30 रुकनी वफ्द जो है वो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में पाकिस्तान पहुंचा। और आज सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी का यह कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए वो पुरअज़्म है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 27 मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने रिकोडेक मनसूबे में सरमायाकारी का फैसला भी कर लिया है। अब ये 5 IPPs के साथ जो मुआहिदा खत्म हुआ है ये मामला, और फिर ये जो सऊदी वफ्द के साथ इस वक्त जो है वो बातचीत चल रही है, इन दोनों इश्यूज पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बिलाल कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल कियानी साहब, ये काम हुकूमत कहती थी कि मुश्किल है, मुआहदे हुए हैं, तो IPPs के साथ ये जो आज ऐलान हुआ है इसकी कहीं ना कहीं बाज़गश्त तो हम सुनते थे, लेकिन ये किस तरह से की गई है, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, आज एक खुशाइन डेवलपमेंट है, और आपने आज देखा है कि बिजली के हम जब पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करते आए हैं और हम बात करते आए थे कि ना सिर्फ इस सेक्टर को ठीक करेंगे मगर इसमें जो नरखों में कमी लाई जा सकती है उसमें भी पूरा अपना एक किरदार अदा करेंगे। एक आपने देखा था कि टास्क फोर्स भी बनी थी फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, तो उसने अपना काम किया। अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से, दहाइयों से लोग पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात तो करते हैं, इस फिक्रे को तो दोहराते हैं, मगर अमलन तौर पे हमारी जमात नहीं, चाहे वो 13 से 18 के दौरानिए में बिजली के लोड शेडिंग का खात्मा हो और अब जो उस सेक्टर को के अंदर बेहतरी लाने का काम है वो हम करके दिखा रहे हैं। तो देखिए, आज ये बुनियादी तौर पे 5 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs के साथ रीनेगोशिएशन के नतीजे में कैपेसिटी पेमेंट्स का जो एक खात्मा हुआ है उन कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसके नतीजे में तकरीबन सालाना 60 अरब रुपए की कमी होगी ख़जाने के ऊपर जो बोझ है, या माजरत बिजली के सारिफीन के ऊपर जो बोझ है, और ये कुल 411 अरब तक का गालिबन ये बचत है, जिसके नतीजे में इस साल सिर्फ इन 5 कॉन्ट्रैक्ट्स के नतीजे में तकरीबन 70-75 पैसे फ़ी यूनिट के नर्ख में कमी आ जाएगी जी इंशाल्लाह सारिफीन के लिए, और ये जल्द किक इन करेगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जब भी फॉर्मलाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह वी होप के इसी महीने या अगले महीने से इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मगर रहमान साहब, मैं एक बात यहाँ पे इजाफी बात करना चाहूँगा कि काम यहाँ तक रुकता नहीं है, ये सिर्फ इब्तदा है। और मेरे ख्याल से आज पावर मिनिस्टर ने भी बात की है कि आगे हमारा हदफ ये है कि तकरीबन 8 से 10 रुपए तक कुल इसी साल के अंदर या माली साल के अंदर कह लें, कोशिश है कि अगले चंद माह में और इसी माली साल के अंदर 8 से 10 रुपए तक की नरखों में कमी ला सकें, दीगर और इकदाम उठा के। तो ये काम जारी है, और ये जो IPPs, इन 5 IPPs के जो आज ऐलान हुआ है, ये सिर्फ उस अमल की इब्तदा है जी। ठीक है, और वजीर आजम ने ये इशारा भी दिया कि ये प्रोसेस जारी रहेगा, लेकिन ये जो IPPs हैं इनके साथ जिन टर्म्स पर पहले मुआहदे किए गए थे, आर्गुमेंट यही था कि जो बाहर के IPPs हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वहां पर हुकूमत को असल में मुश्किल है। तो क्या उनसे भी जो है वो बात हो रही है फ्यूचर में, और भी जो है वो एंगेजमेंट्स ऐसी हैं कि मजीद IPPs भी जो है वो आ सकते हैं? जी देखिए, इसकी भी इंटेंशन है कि जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, इसी मोमेंटम को कैरी करते हुए वहाँ पे टेक और पे से टेक एंड पे की तरफ जाएं और इसी तरह के और अपॉर्चुनिटीज़ देखें, मगर उसके अलावा दीगर और एवेन्यूज़ भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं ताकि नरखों में कमी आ सके। और ये जो मैंने 8 से 10 रुपए तक का फिगर आपके सामने भी पेश किया है, तो उसमें डेट रीप्रोफाइलिंग भी हमारे पावर सेक्टर के हवाले से उसको भी कंसिडर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि हम कहाँ पे ये कर सकते हैं, जो हमारे बिलों के अंदर टैक्सेस और दीगर और चीज़ें होती हैं उसको किस तरह रिफॉर्म किया जा सकता है। कैपेसिटी पेमेंट्स की रीनेगोशिएशन मजीद की मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। तो इस तरह के 3-4 और इकदाम हैं जिसमें अब हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्रेस कर सकें इन डिफरेंट एवेन्यूज़ पे, जिससे मिल मिला के हमारी कोशिश है कि इसी आइंदा चंद माह में 8 से 10 रुपए तक की नरखों में हम ओवरऑल कमी ला सकें। अच्छा,
ठीक है, लेकिन अब ये बिजली के मुआहदों के साथ हमने हमेशा देखा है कि इशू रहा है ट्रांसपेरेंसी का। तो ये जो रीनिगोशिएशन हो रही है और ये जो कैपेसिटी चार्जेस वाले मसले को आप जिस तरह से भी हल कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी किस तरह से यकीनी बनाई जा रही है? जी देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो इस टाइम शोर होती है जी। देखिए जिस तरह हुकूमत आके एक अकाउंटेबिलिटी कर रही है और आपके सामने बता रही है, बाकी नेपरा का एक प्रोसेस तो वो तो सबके सामने होता ही है। मगर देखिए साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट की इंटेग्रिटी वो भी इंश्योर करनी होती है। मगर देखिए द प्रूफ इज इन द पुडिंग। तो रहमान साहब, ये तो चीज़ आपको तब नज़र आएगी जब टैरिफ के अंदर आपको ऑफिशियली जब ये इसका असर नज़र आएगा, तो उसी से ही हमारा जो आज का ऐलान है उसका एक असर नज़र आएगा, और इस ऐलान का भी, और इंशाल्लाह आइंदा महीनों में जब मजीद इक़दामात जिसके ऊपर काम हो रहा है उसके भी जब वो लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगा या इंशाल्लाह कंक्लूड होगा और इफेक्टिव होगा, तो उसके भी आपको मजीद फिर असरात नजर आएंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज के ऐलान का भी असर नरखों में आपको नजर आएगा इंशाल्लाह जी। ठीक, राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो अब सऊदी वफ्द पे मैं आता हूँ, एक डेलीगेशन जो इस वक्त आया हुआ है, एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ उनका रिस्पांस क्या है, क्योंकि सऊदी वफ्द के हवाले से पहले भी बहुत बातें होती रही, इनके आने के हवाले से और ना आने के हवाले से भी। तो अभी ये जो डेलीगेशन आया है इसका रिस्पांस कैसा है? हुकूमत क्या महसूस कर रही है? क्या और भी इसके बाद जो है वो मुल्कों की तरफ से जो है वो इसी तरह से वफूद आ सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये बड़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशाइन डेवलपमेंट है कि अभी फिर से सऊदी अरेबिया से एक हाई पावर डेलीगेशन आया है और ये तसलसल है गालिबन। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए थे ईद से कबल, और वहाँ पे उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई थी, और फिर उसके ईद के फ़ौरन बाद सऊदी अरेबिया का एक हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ पे आया था, जिनके साथ काफ़ी तफसीली मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस हुई थी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। सऊदी डेलीगेशन वो इंफॉर्मेशन लेके वापस गई थी, उन्हें डाइजेस्ट की थी। फिर आपको याद होगा मजीद राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हुए, यहाँ से फिर एक वफ्त गया, मजीद फाइन ट्यून हुई वो डिस्कशन, मजीद दोनों साइड से वर्किंग की गई। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये अगेन ये वफ्त जो यहाँ पे आया है ये उसी एक सिलसिले का तसलसल है कि जो गवर्नमेंट्स के दरमियान बातचीत है वो भी बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ाए जाएं। तो ये उसी का तसलसल है जी। और इंशाल्लाह, और आप जैसे कि जानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से ही होती है कि बात का एक आगाज होता है, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होती हैं, फिर उसके ऊपर फिजिबिलिटी बनती है, ड्यू डिलिजेंस होती है, फाइनेंशियल वर्किंग्स होती है, फाइनेंसिंग अरेंज की जाती है, इसके दीगर मराइल होते हैं। मगर उसके अंदर सबसे की बात यह होती है कि नेगोशिएशंस का तसलसल है, आप आहिस्ता आहिस्ता मूव फॉरवर्ड करते रहें और आगे डिस्कशंस आपस में जारी रहें, ताकि अगले जो दीगर मराहिल होते हैं इस तरह की नेगोशिएशन को या इन्वेस्टमेंट को मटीरियलाइज करवाने के लिए वो आप कवर करते रहें। तो उसी सफ़र पर दोनों ममालिक जारी हैं जी, और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ये मटीरियलाइज करेंगे और इसी तरह ये बुनियाद बनेगा बाकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे लाने का, क्योंकि जब इस तरह की एक अच्छी मिसाल बन जाए तो यकीनन इट्स इंकरेजिंग फॉर अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स, और वो भी फिर ये रास्ता देख के फिर आते हैं। तो इंशाल्लाह दिस विल सर्व एज एन एंकर। और अब मजीद राह हमवार हो गई है। आपने देखा है जो माशी इस्तेहकाम अदरवाइज पाकिस्तान में आना शुरू हुआ, चाहे वो IMF के प्रोग्राम की फाइनलाइजेशन से हुआ हो, या महंगाई की शरह काबू में आने से हुआ हो, या पॉलिसी रेट की रिडक्शन से हुआ हो, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि मजीद कमी आएगी। अच्छा, राइट। मगर आपको चैलेंजेस तो हैं, एक तरफ ये एहतजाज की कॉलें हैं, दूसरी तरफ आईनी तरमीम वाला मामला है, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी या एक एनवायरनमेंट जो चाहिए होता है, वो आपको लगता है हुकूमत वो बनाने में कामयाब हो जाएगी इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए? देखिए रहमान साहब, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है जी। देखिए आईनी तरमीम तो पार्लियामेंट का एक हक है, इस्तेहकाक है, उसके लिए हमारी जमात, दीगर आलाइज और इवन हम कुछ अपोजिशन की जमातों के साथ भी इन टच हैं, तो वो तो हम अपनी एक एफर्ट जारी रखेंगे। हमें जी इन अ वे फ्रेंकली हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह का माहौल हो जिस तरह का अक्सर PTI बनाने की कोशिश की है इस दफ़ा भी। मगर हमें इन वे आदत भी होगी कि 16 माह की हुकूमत के अंदर भी उनकी सारी एफर्ट्स के बावजूद, IMF को चिट्ठियाँ लिखने के बावजूद, सारे उधम के बावजूद, 9 मई के बावजूद, हमने उस टाइम पे भी PTI का तोड़ा हुआ IMF प्रोग्राम रिवाइव किया था पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, और हुकूमत के इख्तिताम से पहले 9 माह की स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी IMF के साथ फाइनलाइज की थी। इस दफ़ा भी आपने देखा है कि इन सारी कोशिशों के बावजूद कि यहाँ पे एक
एनआरकी या एक उधम हो, एक इंस्टेबिलिटी का तासुर दिया जाए। अच्छा। हमने ना सिर्फ मुआशी इशारे बेहतर किए हैं बल्कि साथ ही साथ IMF का प्रोग्राम भी कंक्लूड किया। तो देखिए हम अपना ये काम मुआशी सतह पर जारी रखेंगे, साथ ही साथ यकीनन हम अपना जो भी हमारा पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पास इस्तेकाक है उसको इस्तेमाल करके जो निज़ाम अदल में या अदरवाइज निज़ाम में बेहतरी ला सकते हैं वो लेके आएंगे। और साथ साथ हम उम्मीद करेंगे सब सियासी जमातें इसी मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगी, चाहे वो अपोजिशन में हो या ट्रेजरी में हो, और मुल्क के लिए जो बेहतर है उसको सपोर्ट करें। ठीक है, राइट। बिलाल कियानी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिलाल कियानी हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ये जो IPPs के साथ रीनिगोशिएट किया है हुकूमत ने एग्रीमेंट, और फिर जो सऊदी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और उनके साथ जो बातचीत हुई है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत और सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दावत पर CM हाउस में एक ग्रैंड जरगे का इनेकाद किया गया, जिसने कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार वज़ीर आला को सौंप दिया है। ग्रैंड जरगे में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने भी शिरकत की। जरगे में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियंस ने भी शिरकत की। PTI की जानिब से शिरकत के लिए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी पहुंचे। जरगे से जो इफ्तिताही तकरीब हुई उससे वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने बात करते हुए कहा कि इस जरगे की क़यादत के लिए मुझ पर एतमाद करने के लिए वो तमाम पार्लियामेंटेरियन और सियासी कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं और आज सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। उनका यह भी कहना था कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कलअदम तंजीम रियासत के खिलाफ ना जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का यह कहना था कि हम सबको मुज़ाकरात पर आमादा करना और मसले का हल निकालना चाहते हैं। इख्तिलाफात के बावजूद सूबे के अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। जो लोग इस मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कहा कि हम अमन के लिए ताउन करने को तैयार हैं, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अमन के लिए आगे बढ़ेंगे। अब इस ग्रैंड जरगे से जो है वो सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर क्या असरात होंगे, आज इस जरगे में क्या बात हुई, किस तरह का माहौल था। शाहिद हमीद हमारे जो है वो सीनियर रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जो है वो मौजूद है, ब्यूरो चीफ भी हैं पेशावर के, उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। शाहिद हमीद साहब बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो बताइए, ये बड़ा गैर मामूली था कि वजीर दाखिला भी वहां पर थे, गवर्नर KP और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर भी वहां पर मौजूद थे। तो ये जो आज इनकी जो बैठक हुई है कैसे माहौल में हुई है? जी देखिए, इस तरह है कि जो सियासी मामलात है उसमें हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई देता है कि इनके दरमियान एक खलीज है और वो खलीज तो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई PTM पर, तो उसके बाद से कल जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से उनके तर्जुमान ने अपना स्टेटमेंट जारी किया तो वो बड़ा पॉजिटिव था और हमें उनके स्टेटमेंट में पॉजिटिविटी दिखाई दी और ये दिखाई देने लगा कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ही पेज पर है, सेम पेज पर हैं। फिर कल रात वज़ीर आला हाउस में उनका इजलास चलता रहा। रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक वो इजलास चलता रहा और उसमें डिसाइड किया गया कि सूबाई हुकूमत फाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को भी दावत देगी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब को भी और जो सियासी जमातों के कायदीन हैं उन्हें भी, ताकि ये सब मिल बैठकर एक ऐसी पॉलिसी डिवाइस करें कि जो मौजूदा हालात है इनमें जो अमन अमान की सिचुएशन है, जो दीगर मसाइल है, उनको उनके हवाले से एक लायामल तश्कील दिया जा सके। और यकीनन आज बड़े अच्छे माहौल में ये इजलास हुआ। तीनों बड़े मौजूद थे, फाकी वज़ीर दाखिला भी थे, गवर्नर साहब भी थे और वज़ीर आला साहब भी थे। गो के थोड़ी सी तलखी भी हुई है एक इशू पे कि वज़ीर आला साहब ने इस इशू पे थोड़ा सा उन्होंने एतराज़ किया कि फाकी हुकूमत अस खुद कोई काम कर लेती है, अस खुद कोई एक्शन करती है और हमें इत्तेमाद में नहीं लेती। ये उनका एतराज़ बजा था, जिस पे मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि यकीनन सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में लिया जाएगा और फाकी वज़ीर अमीर मकाम साहब ने फौरी तौर पर इंटरवीन किया, मदाखलत की और उन्होंने मामलात को पॉजिटिव साइड पे लेके गए। इस वक्त रहमान सूरत हाल ये है, शायद उम्मीद ये जो चल रही है, वज़ीर आला को इख्तियार दिया गया है, वज़ीर आला साहब को इख्तियार दिया गया कि वो अपने
वाज़ेह तौर पर जो PTM है उनकी क़यादत के साथ बातचीत करे, मामलात को आगे बढ़ाए। और उसकी कंटिन्यूएशन में इस वक्त स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति, सूबाई वजीर मीना खान और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो PTM के रहनुमाओं से बातचीत के लिए उनके पास गए हुए हैं। इंसाफ हाउस में उनके मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा। और ये एक ग्राउंड लेवलिंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि मामलात को अच्छे रुख पे लेके जाया जाए। और अगर पॉजिटिविटी दिखाई दी तो इसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और गवर्नर ये दोनों, और साथ में उन्होंने अहमद वली खान जो MP के मरकजी सदर हैं, प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो जमात इस्लामी के सूबाई अमीर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट रखी है कि वो भी उनके साथ चलें और वो मिल बैठकर आज ही ये मामलात को शायद अमीर साहब ये इख्तियार अली अमीन गंडापुर को दिया गया है और ये कहा गया है कि वो इस मामले को देखें। तो क्या वो बातचीत जो है वो अभी आपने जिस तरह से बताया ये वक्त जो है वो क्या बातचीत करने गया है, क्या राब्ता हुआ है, अभी तक कोई इस हवाले से अपडेट है आपके पास? जी देखिए रहमान, इसमें अहम बात यह है कि कल PTM ने एक अपना उनका एक वहाँ पे इज्तिमा होने जा रहा है खैबर में और उसे उन्होंने पख्तून कौमी अदालत का नाम दे रखा है। तो ये बुनियादी तौर पे ये एक इशू है और ये आप जानते ही खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सिचुएशन ठीक नहीं है। हमारे जनूबी अजला में मामलात में बिगाड़ है, खैबर में है, दीगर जो मसला है वहाँ पर मुश्किलात हैं। तो बुनियादी तौर पर उन तमाम मुश्किलात को नजर रखते हुए कोशिश की जा रही है कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग आना चाहे तो उन्हें वो ना आए और मामलात को इफ़ाम व तफ़हीम के साथ बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए। जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनके मुतालबात हैं, वो सूबाई हुकूमत से जो रिलेटेड हैं सूबाई हुकूमत के सामने रखे जाएँ। वज़ीर आला साहब उन्हें देख लें, जो फेडरल गवर्नमेंट से मुतालिक हैं वो फाकी हुकूमत को पास ऑन किए जाए, तो उसके बाद बात को अच्छे अंदाज में आगे लेके जाया जाए। तो यही बुनियादी तौर पे इन मुज़ाकरात में यही कोशिश हो रही है। ठीक है जी, राइट। और जो है वो PTM अब उसको कलअदम तो करार दे दिया गया है, उनको एहतजाज की भी इजाज़त नहीं मिली, अदालत से भी नहीं मिली। तो क्या ये कल गैदरिंग जो है वो होने जा रही है या नहीं हो रही? जी देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, कलअदम भी करा दिए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से उन्हें कहा कि वो जिस जगह पे ये इज्तिमा करने जा रहे हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि वो मुतनाज़ जगह है। तो अदालती अहकामात भी मौजूद हैं, लेकिन इतलात ये हैं कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपना इज्तिमा करें और वहाँ पे वो मिल बैठे। और सूबाई हुकूमत की कोशिश है कि ये इज्तिमा ना होने पाए और जो उनकी डिमांड्स हैं वो डिमांड उनसे ले लिए जाए, उन डिमांड्स पर बातचीत की जाए, उनकी लीडरशिप से बात की जाए। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल बैठ कर एक बात को आगे बढ़ाएं और पॉजिटिव अंदाज में बढ़ाएं ताकि कोई नाखुशगवार सूरत-ए-हाल डेवलप ना हो। ठीक है। इससे पहले हमने काफी इब्हाम देखा था, जो एक तरफ वफाकी हुकूमत की पोजीशन थी और दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत की पोजीशन थी। फिर जो सूबाई हुकूमत के अपने अंदर जो लोग थे उस पर बैरिस्टर सैफ का एक मौक़िफ़ था, उनकी पार्टी के कुछ लोगों का दूसरा मौक़िफ़ था। तो आज जो जरगा है, क्या उसमें इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय आपको लगता है कि हुआ है कि अब इकट्ठे बढ़ना किस तरह से, और ये जो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो है वो अपनी पार्टी हो, वफाकी हुकूमत हो, ये सब मुत्तफ़िक़ हैं कि इस मसले को डील किस तरह से करना है? जी देखिए रहमान, एक तो PTI का कल्चर आप भी जानें कि वो कल्चर ऐसा है कि किसी भी इशू पे हो तो उनमें इख्तिलाफ राय मौजूद होता है और वो बबांग दोहल सामने मंजर-ए-आम पे इस हवाले से अपना इख्तिलाफ राय का इजहार करते हैं। हालांकि दीगर पार्टियों में अंदरून खाना बातचीत की जाती है। तो वो जो हमें एक इख्तिलाफी रंग नजर आया, इससे पहले उसकी बुनियादी वजह यही थी। लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब ने जो कल उनकी जो स्टेटमेंट आई, उनका जो वीडियो पैगाम आया, वो बड़ा क्लियर था और उसमें उन्होंने यही बात कही कि फेडरल गवर्नमेंट ने चूंकि पाबंदी आयद की है, अदालती फैसला भी मौजूद है, तो उसके बाद हम एक पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और आज का जो जरगा हुआ है, फाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, गवर्नर साहब, सियासी कायदीन, वजीर आला साहब, इस बात पे इतफाक किया गया है, वजीर आला को ये इख्तियार दिया गया है कि वो PTM के साथ भरपूर अंदाज में और अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में बात करें। अलबत्ता फाकी वजीर दाखिला ने यह बात जरूर कही है कि कोशिश ये की जाए कि मुज़ाकरात जल्द अज जल्द ये पाया तकमील को पहुंचे और कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत
का कोई ऐसे मामला ना हो कि जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे। ज़ाहिर रियासत है और PTI की जो सूबाई गवर्नमेंट की जो पॉलिसी में शिफ्ट हमें दिखाई दे रही है, बुनियादी तौर पर वो भी इसी रियासती पॉलिसी का हिस्सा है कि वो रियासती पॉलिसी के साथ आन खड़े हुए हैं, सेम पेज पे आ गए हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो समझते हैं कि जो रियासती इदारों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है वो इंतहाई मौसर और ठीक ठाक पॉलिसी है, इसीलिए उन्होंने शिफ्ट दी है और वो इस पॉलिसी के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया शाहिद हमीद, हमें अपडेट करे इस सारी सूरत हाल के हवाले से और अपना तज्जिया भी दे रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और इसराइल की जानिब से लबनान के शहरी इलाकों पर हमलों का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा हमले जो हुए हैं, 5 हेल्थ वर्कर्स जाँ भाग हो गए। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ शाम के सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क के मगरिब में वाक़ मज़ाफ़ाती इलाके में एक रिहायशी इमारत को इसराइल ने फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया, जिसमें 7 अफराद जाँ भाग और 11 जख्मी हो गए। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ने गज़ा में भी बच्चों के आखिरी अस्पताल को तबाह करने की धमकी दे दी है और इस अस्पताल को 24 घंटे में खाली ना करने की सूरत में कहा है कि अल-शिफा अस्पताल की तरह तबाह कर दिया जाएगा। कमाल अदवान अस्पताल जो है वो शिमाली गजा का वाहिद अस्पताल है जो इस वक्त बच्चों को देख रहा है। कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा है कि अस्पताल में ईंधन भी खत्म हो रहा है और जो है वो शिमाली गजा में ईंधन पहुंचने की इजाजत नहीं दी जा रही। शिमाली इलाके में इसराइली हुकाम ने 3 अस्पतालों को खाली करने के अहकाम जारी किए हैं, जिससे मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। इससे पहले इसराइली फ़ज़ाइया ने गजा में जो है वो स्कूल को भी बमबारी का निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जहां पर बेघर फ़लस्तीनी जो है वो पनाह लिए हुए थे। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक स्कूल पर बमबारी में 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि 54 जख्मी हुए हैं और ज़्यादातर इनमें ख़वातीन और बच्चे हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से एक जारी बयान में कहा गया है कि जख्मियों को अल-अक्सा अस्पताल में जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइली जहारियत के नतीजे में मजमूई तौर पर अब तक 42,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस ने फिर खान यूनस में 4 फ़लस्तीनी और पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी जो है वो मुहासरा जो है वो करके रखा है और 3 फ़लस्तीनियों को इस दौरान भी शहीद कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी के जवाब में जवाबी धमकी देते हुए कहा है कि हमारी उंगलियां बदस्तूर ट्रिगर पर हैं और अगर इसराइल ने हमला किया तो दुश्मन को उड़ा देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान को